स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की। और उसी से आज हम एक दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती हैं? जो कि निषेचन से पहले होने वाली जो घटनाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको वो यहाँ पर बन रहे होते हैं और फिर उसके बाद मैच्योर हो जाते हैं। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ये बनते आते किसके अंदर है? तो ये आएंगे किसके अंदर? पुष्प के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि पहले इसके अंदर क्या बनेगा? पुष्प बनेगा। और पुष्प किस तरह से बनेगा? उसके अंदर काफ़ी सारे हॉर्मोन्स निकलेंगे। हॉर्मोन्स निकलेंगे तो संरचना में परिवर्तन आएगा और परिवर्तन आने के कारण क्या बनेगा? इसमें पुष्प का विकास हो जाता है। अब पुष्प का विकास कैसे होता है, किस तरह से? तो ये पुष्प क्रम पर होगा। पुष्प क्रम क्या होता है कि किसी भी शूट के ऊपर पुष्पों के लगने का जो क्रम होता है उसी को हम पुष्प क्रम कहते हैं। इस पर सबसे पहले क्या बनती है? कली बनेंगी पुष्प क्रम में और कली बनने के बाद ये पुष्प में बदल जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जितने भी पुष्पी पौधों का पुष्प जो होते हैं ये क्या होते हैं? पुष्पी पौधों का जनन भाग होते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अभी अभी हमने बताया कि पुष्प के अंदर ही क्या रहते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पुष्प के अंदर होंगे तो इसीलिए तो हम उसको क्या कहेंगे? जनन भाग कहते हैं। ठीक है, क्या किसका? पुष्पों का, पुष्पी पौधों का पुष्प क्या होते हैं? जनन भाग होते हैं। अब इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें पुष्प के अंदर नर भाग कौन सा होता है और मादा भाग जो है वो कौन सा होता है? तो ये तो बच्चों है नर, ये है यहाँ पर मादा भाग। ये वाला जो दिखाया जा रहा है ये है मादा भाग, जिसमें आगे 3 पार्ट्स रहते हैं। इसे हम कहेंगे स्टिग्मा, ये क्या है? स्टाइल, और ये है ओवरी। इसके बाद यहाँ से ये वाला जो स्ट्रक्चर निकला रहता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे स्टेमन्स। और स्टेमन्स को क्या बोलेंगे? पुमंग। और यहाँ पर ये वाला जो बीच वाला भाग है इसी को हम क्या कहेंगे? जायांग। तो ये क्या है? पुष्प के क्रमशः नर और मादा भाग हैं। अब हम पहले बात करेंगे पुमंग की। पुमंग का क्या होता है कि ये क्या है? नर का, ये जो है पुष्प का नर भाग है। और ये कैसे बनता है? स्टेमन से मिलकर बना हुआ रहता है। तो काफ़ी सारे स्टेमन्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ये ग्रुप है पूरा स्टेमन्स का। तो स्टेमन्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या कहेंगे? पुमंग कहते हैं। और अगर हम स्टेमन्स की, अब अगर हम एक स्टेमन्स की बात करें तो उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिलामेंट और दूसरा क्या होता है? एंथर। ये क्या है? ऊपर वाला पार्ट, इसे हम एंथर कहेंगे और ये क्या है? फिलामेंट। तो अब जो हर एक स्टेमन है वो 2 पार्ट से मिलकर बना रहता है, फिलामेंट और एंथर। नेक्स्ट, अब एंथर के बारे में बात करें कि एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये है एंथर और यहाँ से नीचे फिलामेंट निकला हुआ है। ये एंथर 2 कोष्ठीय होता है। एक कोष्ठ ये हो गया, दूसरा कोष्ठ ये हो गया। प्रत्येक कोष्ठ के किनारे पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास होता है। जब बच्चों हम इसका टीएस काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे इस तरीके से, तब इसके अंदर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस तरीके से। और इसी के अंदर क्या बनते हैं? इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया विकसित होते हैं। ये इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम पराग कोश भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर विकसित हो जाते हैं और इनके अंदर क्या बनेंगे? फिर छोटे छोटे से पराग कण बनते हैं। और इस तरीके से ये एंथर क्या रखते हैं? अपने अंदर मेल पार्ट को रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने अंदर क्या रखेंगे? किसी भी पुष्प के मेल पार्ट को या मेल भाग को ऐसे इसके अंदर स्टोर रखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। लघु बीजाणुधानी कहाँ बन रहे थे? जो एंथर का भी हमने टीएस कट करके दिखाया था उसके अंदर जो 4 छोटे छोटे से जो गोले दिखा रहे थे उन्हीं को हम क्या कह रहे थे? लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे थे। और इनको हम क्या बोल सकते हैं? बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि ये जो बीजाणुधानी है ये कैसे विकसित होती है, कैसी इसकी संरचना होती है, इसके बारे में जानना है। तो हर एक जो बीजाणुधानी होती है उसमें क्या रहती हैं? 4 भित्तियाँ रहती हैं। एक को कहेंगे, सबसे बाहर वाली को हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली को एंडोथीशियम, उसके अंदर मध्यवर्ती, और उसके बाद उसमें क्या होती है? टेपेटम रहती है। मैं आपको इसे फिगर से समझा देती हूँ। ये यहाँ पर ये है, ये क्या है? पूरा का पूरा एंथर का टीएस है। इसमें ये 4 आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या रहती हैं? 4 परत रहती हैं। एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीशियम हो गई, मिडिल लेयर हो गई, और ये क्या हो गई? टेपेटम। अब ये जो बेटा ये जो 3 बाहर वाली लेयर हैं ये क्या करती हैं कि ये जो यहाँ पर अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहा है जिसे हम लघु बीजाणुधानी कह रहे हैं उसको सपोर्ट देने का और साथ ही साथ सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है।
और इसके अंदर ही क्या बनते हैं, छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन बनते हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। उन परागकण को नरिशमेंट देने का काम कौन करती है, टैपेटम। तो आप ये समझ लीजिए कि जो तीनों बाहर वाली लेयर हैं वो तो सुरक्षा प्रदान करती हैं किसको, लघु बीजाणुधानी को, और लघु बीजाणुधानी के अंदर जो परागकण बन रहे हैं उनको पोषण देने का कार्य कौन करती है, टैपेटम। अब बच्चों इसके बीच ये जितने भी लघु बीजाणुधानी जो हैं इनके बीचों बीच में एक टिश्यू रहता है जिसे हम क्या बोलेंगे, बीजाणुजन ऊतक कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बीजाणुजन ऊतक या स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। अब बच्चों आप लोगों को एक बात पता होगी, ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, कोई भी ऊतक कैसे विकसित होता है, ऊतक कैसे बनता है, जब काफ़ी सारी कोशिकाएं मिलती हैं तभी तो ऊतक बनता है। तो ये काफ़ी सारी इसके अंदर क्या रहेंगी, कोशिकाओं का समूह रहता है और ये सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं और जो क्या बनाएंगी, बीजाणुजन ऊतक को बनाएंगी। और बीजाणुजन ऊतक किसके अंदर रहता है, ये जो माइक्रोस्पोर, ये जो इसके अंदर लघु बीजाणुधानी जो है इसके अंदर रहेगा। अब ये जो हर एक ये इसकी जो बीजाणुधानी की बीजाणुजन ऊतक जो है इसकी जो कोशिका है इसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि पूरे के पूरे लघु बीजाणुधानी को बना सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये किसकी तरह काम करेगा, इसकी जो एक कोशिका है, इस बीजाणु ऊतक की जो एक कोशिका है वो किसकी तरह काम करेगी, पराग मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करेगी, पराग मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी। और अब यही जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर, इसी ऊतक के अंदर मिलने वाली जितनी ये कोशिकाएं हैं वो कहाँ जाएंगी, उनके अंदर होगा मियोसिस डिवीज़न, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसके अंदर क्या बनेंगे, 4 ये टेट्राड बन जाते हैं। ये 4 टेट्राड इस तरीके से यहाँ पर बन जाते हैं, चतुष्टय बन जाएंगे इसके अंदर। ये कैसे बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये 4 इसके अंदर बीजाणुधानी बन गई हैं। अब ये जो चारों बीजाणुधानी है जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो ये चारों बीजाणुधानी किस पर आ जाती हैं, कॉर्नर पर आ जाती हैं। और जैसे ही कोई ड्राई कंडीशन आती है तब ये जो बीजाणुधानी, ये जो एंथर है ये बस्ट हो जाएगा। और बस्ट होने के बाद इसमें से जो माइक्रोस्पोर इसके अंदर बने हुए हैं, माइक्रोस्पोर है जो है वो माइक्रोस्पोर कहें या फिर हम इनको पॉलन ग्रेन्स कह सकते हैं, और हिंदी में इनको हम क्या कहेंगे, परागकण जो इसके अंदर बने हुए हैं वो इसमें से स्वतंत्र हो जाएंगे और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। और वहाँ लैंड करने के बाद क्या करेंगे, उसमें से जो पॉलन ट्यूब है वो जर्मिनेट हो जाएगी। इन शॉर्ट आप इतना समझो कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये बस्ट हो जाएगा। बस्ट होने के बाद इसमें इसके अंदर जो परागकण बने हुए हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र होने के बाद ये कहीं भी दूसरी जगह पर पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद जर्मिनेशन या अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी जो PDF है मैं बिल्कुल अभी भेज दूंगी आप लोगों को, अभी इसके नोट्स बना लीजिएगा। और इससे पहले वाले चैप्टर्स के जो नोट्स हैं और या क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, और इसके क्या करेंगे, अभी के अभी आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।